हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में जो है हमारा जो चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं वो है संकुल अथवा जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। यानी जो हमारा उपसह संयोजी यौगिक होता है या कह लीजिए जटिल यौगिक होता है, तो इसमें जो बंधन बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो बंध का क्या सिद्धांत है। तो एक बात आप जाने रहिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में जो है केवल 3 सिद्धांत आपको पढ़ना है। यानी एग्जाम में जो है केवल 3 ही पूछे जाते हैं। वैसे तो 5 सिद्धांत आपके दिए गए हैं। पांचों सिद्धांत में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। और दूसरा सिद्धांत जो है संयोजी बंध सिद्धांत, बीबीटी थ्योरी। और तीसरा अगर देखा जाए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तीसरा है आपका। और ये तीनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में खूब लगातार पूछे गए हैं। यानी एक के बाद एक हर साल जो है पूछा जाता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो लिगैंड फील्ड सिद्धांत है और अगला जो है आणविक कक्षक सिद्धांत बोला जाता है। तो ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 3 जो है आपके बोर्ड एग्जाम में रखे जाते हैं और हर साल कोई ना कोई पूछा जाता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में सबसे पहले सिद्धांत को हम जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा सिद्धांत जो है वर्नर का सिद्धांत होता क्या है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, वर्नर का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम कुछ बातें ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको भी जान लेते हैं। एक बात आप जानिएगा कि सबसे पहला अगर उपसह संयोजी यौगिकों का बंध विन्यास और गुणों की व्याख्या करने के लिए किसी ने प्रयास किया था तो वो थे अल्फ्रेड वर्नर। यानी वर्नर जो थे, वर्नर ने जो है सबसे पहला प्रयास जो है इन्होंने जो है उपसह संयोजी यौगिकों के बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध का निर्माण और उनके गुणों की व्याख्या करने का जो है प्रयास किया था। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि उपसह संयोजी यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत जो है, वर्नर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले यानी बंधों को समझने और उनके गुणों की व्याख्या करने में सफल प्रयास इन्होंने किया था। अब बात यह आती है कि वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से मिला करके जो है अलग अलग उपसह संयोजी यौगिक बनाए। तो उनके जो यौगिक बने हैं वर्नर श्रेणी के यौगिक कहा जाता है। जो यौगिक उन्होंने बनाया है उन्हें वर्नर श्रेणी के यौगिक कहा जाता है। तो एग्जाम में आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्नर श्रेणी के यौगिक कौन है या इसमें कौन किसका रंग है, इस तरीके से पूछा गया है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, कहा गया वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से बहुत से जटिल यौगिकों का निर्माण किया, जिसे वर्नर श्रेणी कहते हैं। अब ये वर्नर श्रेणी के कुछ यौगिक है, जैसे यहाँ पर यौगिक दिया गया, यहाँ पे रंग दिया गया है और रंग के आधार पर उसका नाम बताया गया है। सबसे पहला यौगिक जो दिया गया है COCl3 × 6NH3। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक COCl3 जो है फिक्स है, कोबाल्ट क्लोराइड आपका फिक्स है। अंतर है तो केवल NH3 में ही अंतर है, और अंतर होने के कारण इनके नाम अलग हो गए हैं। कैसे हुए हैं देखो, अगर COCl3 और 6NH3 है तो इसका कलर पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा, येलो होगा। तो येलो के हिसाब से इसका नाम रखा गया ल्यूटियो। क्या रखा गया है? ल्यूटियो रखा गया। इसी तरीके से COCl3 × 5NH3 है, तो 5NH3 होने का इसका नाम पर्पल है, यानी बैगनी कलर दिया गया। और परप्यूरियो इसका नाम जो है इसके पर्पल के हिसाब से रखा गया है। अगला है COCl3 × 4NH3। तो 4NH3 होने के कारण ये ग्रीन है, और ग्रीन का नाम जो है प्रासियो रखा गया। क्या रखा गया है? प्रासियो। इसी तरीके से अगला है COCl3 × 3NH3। 3 होने के कारण इसका नाम वायलेट है। वायलेट जो बैगनी टाइप में है, ये वैल्यू इसका नाम रखा गया है। समझ में आ गए? इसी तरीके से COCl3 × 5NH3 × H2O इस तरीके से क्रिस्टल बनाए हैं। तो इसका लाल रंग इन्होंने दिया है, भाई लाल होता है, तो लाल के हिसाब से रेजियो इसका नाम जो है रखा गया। इस तरीके से इन्होंने वर्नर श्रेणी के यौगिकों के बारे में बताया है। यानी कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला करके इस तरीके से अलग अलग यौगिकों को जो है इन्होंने बताया है, और इसके हिसाब से, रंग के हिसाब से इसका नाम इन्होंने बताया है। तो ये वर्नर श्रेणी कहलाते हैं, और इनके यौगिकों को वर्नर श्रेणी के यौगिक बोला जाता है। अब इनकी व्याख्या करने के लिए वर्नर ने कुछ पॉइंट बताए हैं, जिसे हम वर्नर का सिद्धांत कहते हैं।
तो चलिए अब हम बर्नर के सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके हम पॉइंटों को देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि बर्नर का जो सिद्धांत है, संयोजकता के बर्नर सिद्धांत में कौन कौन से मुख्य बिंदु है, तो देखो इसको एक एक बिंदु को हम चलिए जो है आराम से समझते हैं। सबसे पहला इन्होंने बिंदु बताया है कि केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। यानी जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, अब अगर आपको ये नहीं पता है केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं और लिगेंड क्या होते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सारे वीडियोस को देख करके आप आराम से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई यौगिक है K4FaCN का होल 6, ध्यान समझिएगा भाई, ये हमारा कोई उपसंयोजी यौगिक है। तो अगर इस उपसंयोजी यौगिक में अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारा Fe कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु है। Fe कौन है भाई, ये है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ये हमारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु है Fe। तो कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु जो होता है वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। पहला जो है वो प्राथमिक संयोजकता और दूसरे को द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो Fe है एक तो Cn के साथ जुड़ा हुआ है, तो Cn जो है लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। और लिगेंड जो Fe के साथ जुड़ा होता है वो उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ये द्वितीयक संयोजकता होती है। Fe की सेकेंडरी वैलेंसी होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है। और K4 जो लिखा गया है ये आयनन क्षेत्र के बाहर है, तो आयनन इस क्षेत्र में जो लिखा गया है ये इसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। तो समझ में आ गई नहीं, तो कुल मिला के जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है कहाँ होता है, उपसह संयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पहली जो होती है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी होती है द्वितीयक संयोजकता। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अगली बात को इन्होंने ये बताया कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, यानी प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जिसे बिंदु रेखा डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये सदैव ऋण आयनों से संतुष्ट होती है, यानी हमेशा जो है ऋण आयनों से संतुष्ट होती है। चलिए इसको हम ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक यौगिक है COCl3 × 6NH3। अगर इसमें हम देखते हैं तो ये हमारा CO है और इसमें 6NH3 है। एक NH3 इधर लगा दीजिए, एक NH3 यहाँ लगा दीजिए, एक NH3 इधर लगा दीजिए, एक NH3 यहाँ लगा दीजिए, एक NH3 यहाँ लगा दीजिए और एक NH3 यहाँ लगा। 3 Cl है, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl यहाँ लगा। तो ये आपका COCl3 × 6NH3 जो दिया गया है, आप देख रहे हैं जितना NH3 है सब हमारा क्लियर रेखा में लिखा गया है, और जबकि ये जो Cl वाला है प्राथमिक संयोजकता है ये बिंदु रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। जो बिंदु रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है ज्यादातर वो ऋण आयनिक होते हैं। समझ में आ गई? तो वही कहा गया है कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। आयनिक इसलिए होती है क्योंकि इसको उपसंयोजी यौगिकों को जैसे ही कि जल में या कहीं घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता तुरंत आयनित तो हो जाती है। समझ में आ गई? जिसे बिंदु रेखा यानी डॉट रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं ये सदैव ऋण आयनों से संतुष्ट होती है। ये हमेशा जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। देखो इनको लगाने का कोई दिशा नहीं होता है, चाहे जिधर भी इनको लगाया जा सकता है। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है कि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है, यानी जो द्वितीयक संयोजकता होती है जो क्लियर रेखा द्वारा दिखाया गया होता है इसे ठोस रेखा से दर्शाते हैं। यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा संतुष्ट होती है, यानी ये लिगेंड जो होता है इससे द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे प्राप्त के द्वारा जो है संतुष्ट होते हैं। समझ में आ गए? यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये द्वितीयक संयोजकता जो होती है अनायनिक होती है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में विकल्प में कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताओं में कौन सी आयनिक होती है, कौन सी अनायनिक। तो ध्यान रखना प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक। समझ में आ गई? द्वितीयक संयोजकताओं को बिंदु रेखाओं द्वारा नहीं दिखाया जाता बल्कि एक क्लियर रेखा द्वारा दिखाया जाता है। और अगर हम अगले की बात करें, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है, यानी कोई भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट रखना
चाहता है, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। समझ में आया कि नहीं? तो वही दिया है, प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। और अगला है, द्वितीयक संयोजकताएं उपसह संयोजन संख्या के बराबर होती है। यानी इनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, द्वितीयक संयोजकता होती है, इनके उपसह संयोजन संख्या के बराबर होते हैं। यानी कितना उपसह संयोजी बंध बनाए हैं उनकी संख्या के बराबर होते हैं। और अगला अगर देखा जाए तो द्वितीयक संयोजकताएं त्रिवियम में निश्चित दिशाओं में स्थित होते हैं। और ये जो इनकी द्वितीयक संयोजकताएं होती है, ये चारों तरफ फिक्स डायरेक्शन में लगे हुए होते हैं, त्रिवियम व्यवस्था के अनुसार होते हैं। ऐसा नहीं जहां पाता है लगा दो। सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो निश्चित दिशाओं में जो है त्रिवियम व्यवस्था में होते हैं, जबकि प्राइमरी वैलेंसी चाहे जहां लगा दीजिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। समझ में आया कि नहीं? तो ये है बर्नर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिन्होंने जो है अपने इसमें जो है उपसह संयोजन यौगिकों के बारे में जो है अच्छे से बताया है। जब भी बर्नर का सिद्धांत पूछा जाता है तो इनकी कुछ सीमाएं भी पूछ लिया जाता है। चलिए एक दो सीमा हम आपको बता देते हैं, अक्सर दो लिखने को कहता है। पहली सीमा इनकी ये है, जटिल यौगिक जो है कुछ ही धातुएं क्यों बनाते हैं? भाई सब लोग काहे नहीं बनाते? पहली सीमा ये है कि जटिल यौगिक कुछ ही धातुएं बनाती हैं, क्यों? ये इनकी सीमाएं। और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि द्वितीयक संयोजकता यौगिक की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती है, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। द्वितीयक संयोजकताएं की ज्यामिति कैसे निर्धारित करती हैं, इस पर भी मौन है। और एक सीमा और है कि यह सिद्धांत यौगिकों के चुंबकीय गुणों तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ये इनकी सीमाएं हैं, जाने रहिएगा, एग्जाम में आएगा बता देना। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में।